के दिन आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान जो है भारत देश में लागू हुआ था। तो मेरी नज़र में ये इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे जो है ये भारत के दो ऐसे त्यौहार हैं जिसको पूरा भारत एक साथ मनाता है। ये जो त्यौहार हैं ये धर्म जात इन सबसे ऊपर हैं और पूरे भारत के सारे नागरिक जो हैं हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। तो हम लोगों को ये त्यौहार मनाने का जो अवसर मिलता है इसमें हमारे जो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेक हजारों लाखों की संख्या में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अंग्रेजों के साथ लड़ाई में और उसके बाद लगभग 200 साल के संघर्ष के बाद, 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन चूँकि अगर ये संविधान जिस रूप में है इस रूप में अगर मुकम्मल नहीं होता तो वास्तव में हम इस देश की लगभग 80-90% आबादी आज भी मानसिक गुलामी या सोशल गुलामी में जूझ रही होती। तो इसलिए 26 जनवरी का महत्व बहुत ज़रूरी है क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुआ था जिसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो आज के दिन हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं और उनके योगदान के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं। और आज के दिन में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसको बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं कोट क्योंकि अगर उन्होंने इस संविधान को इस रूप में नहीं बनाया होता तो शायद आज हम इस तरह से अपना वक्तव्य नहीं दे पाते। क्योंकि भारत में हजारों साल से जो कानून व्यवस्था थी, ये लिखित अलिखित छोटे छोटे राज्यों में जब भारत विभाजित था उस समय के जो संविधान थे, लिखित में हो या गैर लिखित हो, जिसको श्रुति या कहते हैं, उसमें जो है शोषण बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन चीज़ों को एनालाइज किया और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान दिया उसमें जो है सभी नागरिकों को इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार देने की बात कही। तो चाहे उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण को अंत करने के लिए इस तरह का संविधान बनाया और जिसके तहत आज हम सब नागरिक जो हैं एक समान हैं। अब आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे भारत के संविधान के प्रियम्बल का, क्योंकि जब भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि इसकी शुरुआत जो है किसी ईश्वर के नाम से की जाए या किसी ऐसे शक्ति के रूप में की जाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि जो इस देश की शक्ति है वो इस देश के लोग हैं। और उस समय भी जब ये संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में चली आ रही पहले की जो व्यवस्था थी उसकी एक लिखित संविधान के रूप में हम एक्सेप्ट करते थे मनुस्मृति को। तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और संविधान बनाया जा रहा था तब भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि हमारे पास देश का सबसे बढ़िया संविधान है जो मनुस्मृति के रूप में है और उसी को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भी जो निम्न जातियों में जिन जातियों का उस समय शोषण होता था उनके लोग भी उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में पढ़ लिख के थोड़ा सा एजुकेट हो गए थे। तो उनका ये था कि नहीं, हमारा देश का एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। तो मैं आज के दिन भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो आपको बताती है कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या है और हमको संविधान हमारा क्या देता है। तो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि
resolved to constitute India into sovereign, socialist and secular democratic republic। तो यहाँ पे 3-4 महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जिसका नाम ये पहला सोबरन। हमारा देश जो होगा वो सोबरन होगा। सोबरन का मतलब है इंडिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहेगा। तो इस समय हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे देश का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, किसी दूसरे देश का आधिपत्य नहीं है, किसी दूसरे देश के अधिकार में हम काम नहीं करते हैं। तो सोबरन है। सोशलिस्ट, उस समय बात की गई थी कि हमारा देश जो होगा समाजवाद की तरफ जाएगा, सोशलिस्ट कंट्री होगी। तो चूंकि आज़ादी से पहले जो था पूंजीवाद सिस्टम था हमारे देश में। हमारे देश की जमीनों पे जड़ जोरू, जमीन, जंगल, इन पे कुछ लोगों का आधिपत्य होता था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, इस देश के सभी नागरिक का जो है इस देश की जमीनों पे और इस देश के संसाधनों पे अधिकार होगा, किसी कुछ लोगों का नहीं होगा। तो पूंजीवाद से हटके हमारे लिए समाजवाद की तरफ अपने देश को ले जाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक सोशलिस्ट कंट्री बनेंगे, समाजवाद की तरफ अपने देश को ले जाएंगे और पूंजीवाद को खत्म करेंगे। सत्ता का जो है सेंट्रलाइजेशन जो है कुछ लोगों के पास है, उसको हटा के हम डिसेंट्रलाइज करेंगे और सबको बराबरी का मौका मिले, सोशलिस्ट। और उसके बाद बोला कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। कुछ लोगों को धर्मनिरपेक्ष शब्द से आपत्ति होती है, तो हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि ये देश अधार्मिक है। ये देश ऐसा देश है जो सभी धर्मों को मानता है और हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से अपने पूजा पद्धति, अपने धर्म का पालन करे। उनको किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है, ये संविधान उनको स्वतंत्रता देता है। तो और सारे धर्मों को एक्सेप्ट करने की बात करता है। तो इसीलिए जब हम भारतीय के रूप में अपनी पहचान बताते हैं तो हम जाति धर्म से ऊपर उठ जाते हैं और हम सब भारतीय के रूप में अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक भारतीय के रूप में बताई थी। प्रथम दृष्टिकोण से भी वो भारतीय हैं और लास्ट दृष्टिकोण से भारतीय हैं। और उन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, कुछ भी, अगर मेरी भारतीयता को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो ये है सेक्युलर होने का मतलब कि हम सब भारतीय हैं और हमारे पूरा अधिकार है कि अपने हिसाब से अपने भगवान के, अपने पूजा पद्धति को पालन करने का। आप अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस ये है कि अपने धर्म को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। सेक्युलर का मतलब ये है कि आप जो है दूसरा, अगर कोई और धर्म को, कोई और देवी देवता की, किसी और की पूजा कर रहा है तो आप ये जबरदस्ती उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि नहीं, ये नहीं कि आप पूजा करिए और हमारी पूजा पद्धति को पालन करिए। तो भारत देश में ये जो नागरिक हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी पूजा पद्धति और अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि जनतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि इस देश में जो सत्ता में होगा वो कोई राजा का बेटा राजा नहीं होगा, कोई बड़े जैसे कोई राजा है उसका बेटा राजा नहीं होगा। राजा वो बनेगा, इस देश के शासन वो करेगा जिसको लोग चुनेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये है लोकतंत्र होगा, जनता का शासन होगा। जनता का शासन कैसे होगा? सब आदमी शासन नहीं कर सकते, तो जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे लोकसभा में और लोकसभा के जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे और जो इस देश की शासन व्यवस्था में काम करेगा। ठीक है, और यही इस देश की खासियत है कि आज आज़ादी के बाद से उन वर्गों के लोगों को भी अहम भूमिका इस देश में निभाने को मिली है इस संविधान की वजह से। जिन वर्गों को आज़ादी के पहले या हजारों साल पहले तक उनको उनके जन्म के आधार पे या जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे उनका शोषण किया जाता था, उनकी योग्यता होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये है। और ये तो रही हमारा प्रियम्बल की शुरुआत की। अब हमें आगे क्या बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि इस संविधान के जरिए एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और अपने देश के नागरिकों को हम ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? जस्टिस, न्याय। किस तरह के? कौन कौन से जस्टिस? सोशल,
इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल न्याय की जो बात करते हैं तो इकोनॉमिकल न्याय की बात करते हैं और पॉलिटिकल न्याय की बात करते हैं। तो सोशल सामाजिक न्याय की बात यह है कि किसी भी आदमी के साथ समाज में उसकी वर्ण या जात, कलर या कास्ट या रेस, क्षेत्रवाद के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक स्टेटस सबका बराबर होगा, किसी को ऊंचा और किसी का नीचा नहीं होगा। क्योंकि पहले जो है, जो हमारा संविधान तथाकथित लोग बोलते थे, उसमें जो है ये जो ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था, तो उसको जो है खत्म करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय देने की बात की कि हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे इस संविधान के जरिए, सोशल जस्टिस। दूसरा बोला उन्होंने इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस में जब देश आजाद नहीं हुआ था तो इस देश की जमीनों पे, संसाधनों पे कुछ 2-4% लोगों का पूरा अधिकार हुआ करता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो इकोनॉमिक जस्टिस हमको देना है कि भाई एक आदमी के पास पूरे संसाधन, पूरी लग्जरी में जी रहा है और दूसरा आदमी रोजी रोटी के लिए, एक जून के खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो बोला इसको भी खत्म करना है, हमें पूंजीवाद से हटके समाजवाद की तरफ जाना है। जो गरीब है उसको ऊपर उठाना है और जो जमीनों का या जो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट को या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से करना है कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिनका सदियों तक शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको भी अहम रोल दिया जाए और उनको भी संसाधनों पे अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने इस तरह से आर्थिक न्याय की बात की कि सबको आर्थिक न्याय दिया जाएगा। तीसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस की बात की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था तो उन्होंने ये बोला था कि ये संविधान लागू होते ही हम सबको वोट का अधिकार देते हैं और बिना किसी भेदभाव के। ना उन्होंने लिंग भेदभाव किया, ना उन्होंने जात भेदभाव किया, ना उन्होंने वर्ण भेदभाव किया, सबको, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि इस संविधान के जरिए हमने इन 3 न्याय को देने की बात की, लेकिन संविधान इम्प्लीमेंट होते ही पॉलिटिकल जस्टिस तो हम दे दिए हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए देश को, अभी समाज को बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भेदभाव है, जो लोगों का माइंडसेट है, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने पॉलिटिकल न्याय की बात उसी समय कर दी जब आपको एक वोट का अधिकार दे दिया। अभी हम जो रिसेंट गतिविधियों में जा रहे थे, रिसेंट गतिविधियों में जब हम जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि बिहार में SIR हुआ। SIR में 65 से 70 लाख लोगों के वोट काटे गए। अगर वो वोट इसलिए काटे गए कि वो भारत के कुछ लोगों का वोट इसलिए काटा गया, 75 लाख लोगों का, कि वो किसी और प्रदेश में वोट कर रहे थे, उनका वोट डबल हो रहा था, तो उनका कटना चाहिए। क्योंकि एक आदमी को एक वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिए दिया था। अगर उनका वोट इसलिए कटा कि वो भारत के नागरिक नहीं थे, तो उनका वोट कटना चाहिए। क्योंकि ये भारत के नागरिकों को ये अधिकार है, कोई बाहर से आके घुसपैठियों को ये अधिकार नहीं है। और अगर उनका वोट इसलिए भी कट गया कि वो भारत के नागरिक हैं और फिर भी उनका वोट कट गया, तो ये उनके लिए पॉलिटिकल अन्याय है, उनके साथ पॉलिटिकल इनजस्टिस हुआ है। तो अगर वो आप अपना वोट नहीं दे पाए, आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए एक तरह से पॉलिटिकल अन्याय है, राजनीतिक अन्याय किया गया आपके साथ, जो कि संविधान के खिलाफ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को भी वोट देने से वंचित रखने का अधिकार किसी को नहीं है, जो अधिकार हमको संविधान देता है। तो आप, एक उदाहरण के लिए हम इसको ले रहे हैं, किसी को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, कि बिहार में मान लीजिए 65-70 लाख वोट काटे गए, तो वहाँ पे 243 विधानसभा है। तो अगर इसको डिवाइड करते हो तो एक विधानसभा में 30 से 35 हजार वोट काटे गए। मतलब ये है कि अगर जेन्युइन वोटर 30 से 35 हजार बिहार के एक विधानसभा में वोट नहीं कर पाए, उसकी वजह से अगर गलत लोग सत्ता में आ गए उनके वोट ना करने की वजह से, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, पूरे बिहार वासी के साथ, पूरे देश, पूरे प्रदेश के साथ एक तरह से अन्याय हुआ। अगर ऐसा हुआ तो, और अगर वो वैलिड वोटर नहीं थे, उनका वोट कटा था, तो ये कटना ही चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है उसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जो एक बार अन्याय हुआ उसको 5 साल तक उनको झेलना है। और
5 साल में हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगले बार वोट देने के लिए जिंदा न रहे जिनका कट गया। आप समझ गए? तो किस लेवल का जो है इनजस्टिस होता है। तो इसलिए ये सारे मुद्दे बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि संविधान जो हमको अधिकार देता है वो हमारा अधिकार कोई इंक्रोच ना कर पाए। ठीक है। और सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए भी की थी कि आप ये जानते हैं कि समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी, इसके आधार पे बहुत सारा पहले डिस्क्रिमिनेशन था। तो उन्होंने बराबरी का अधिकार देने की बात इसीलिए की थी कि भाई कहीं से ऊंच नीच का भावना ना रहे। जैसे आप साउथ इंडिया में केरला साइड जाते हैं तो तरवनकोर स्टेट में तो निम्न जाति की, जो निम्न वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी, उनको स्तन टैक्स देना पड़ता था। मतलब उनके लिए पब्लिक प्लेस में अगर उनको जाना है तो कमर के ऊपर उनको कोई कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था। तो ये एक तरह से उनके साथ अन्याय होता था, सोशल। दूसरा, जो पुरुष लोग हुआ करते थे उनको हेड टैक्स दिया जा सकता था, वो अपने सर पे कोई साफा पगड़ी ये सब नहीं बांध सकते थे पब्लिक प्लेस में। तो ये एक अन्याय है, भाई उधर इतनी धूप पड़ रही है और आप सर पे पगड़ी भी नहीं बांध सकते पब्लिक प्लेस में, तो एक टॉर्चर था ना। और अगर पश्चिमी भारत में जाएं तो ऐसी घटनाएं आती हैं कि जो निम्न जाति के लोग रहते थे, निम्न वर्ग के, उस समय जिनको माना जाता था शूद्र, उनके आगे जो है वो जमीन पे ना थूके, नॉर्मल रास्ते से अगर जा रहे हैं तो पेट के सामने लोटा या गगरी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू कि उनके पदचिन्ह ना रहे। तो इस तरह का भेदभाव और अपमान उनको सहने को मिलता था, इसलिए सामाजिक न्याय की उन्होंने संविधान में बात की। तीसरा, आप उत्तर भारत में जब आप आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे भेदभाव थे कि उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग के लोग चारपाई पे नहीं बैठ पाते थे, कुर्सी पे नहीं बैठ पाते थे, तख्त पे नहीं बैठ पाते थे, उनको जमीन में बैठना पड़ता था। तो इन भेदभाव को दूर करने का प्रयास इस संविधान के जरिए हमारी जो संविधान सभा है और लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको करने का प्रयास किया। तो ये आपके 3 तरह के न्याय की बात की। और फ्रीडम क्या क्या दिया? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कहने का मतलब आपको पूरी स्वतंत्रता दी कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं। अब सोचिए, ये लिबर्टी आपको सोचने के लिए दी गई, इसका मतलब पहले आपको अपने बारे में और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं था। तो ये संविधान में लिख के दिया गया कि लिबर्टी ऑफ थॉट भी आप कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की आपको स्वतंत्रता दी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अंदर की जो भावना है मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी स्वतंत्रता हमको संविधान देता है। अगर ये संविधान ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि मैं या आप या आप में से बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये संविधान हमको आपके अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देता है। आपका एक्सप्रेशन उस हद तक करना है कि जब तक इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के ही आप एक्सप्रेस करिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी, इस देश की एकता और अखंडता में विच्छेद ना हो, वहां तक आपको एक्सप्रेस करना है। और ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है जो इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को डैमेज करे। बिलीफ, आप जो चाहें वो बिलीव कर सकते हैं, जो विश्वास आप कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपको मिलती है। फेथ, आप जिसमें चाहें उसमें विश्वास करें, जिसकी चाहें उसकी पूजा करें, जिस धर्म को चाहें उसको माने। और वर्शिप, पूजा का अधिकार, आप जो चाहें वो पूजा पद्धति मान सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता आपको ये संविधान देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को जिस तरह से धार्मिक किताबें पढ़ने का लिए लोग प्रमोट करते हैं, उसी तरह से संविधान को पढ़ना चाहिए। खासकर इतना पढ़ना चाहिए कि आर्टिकल 51A तक, जहां तक हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, और DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सरकार कानून बनाएगी, उसके लिए संविधान में नियम बनाए गए कि इस तरह के कानून रहेंगे। तो आपको पता भी चलेगा जब आप संविधान को इतना पढ़ेंगे, तो जो सरकार कानून बना रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत है या नहीं है। तो हम लोगों को आपस में प्रमोट करना चाहिए कि आप लोग, हम सभी संविधान को पढ़ें। संविधान में कुछ 396 इनिशियल में आर्टिकल थे, कुछ और बढ़ गए होंगे, तो 400 आर्टिकल, 425 आर्टिकल पढ़ने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर हम एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ते हैं। तो इस तरह से हर नागरिक जो है अगर संविधान को पढ़ लेगा तो संविधान के बारे में अवेयर हो जाएगा। और जब आप संविधान को जानते हैं अपने देश के, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल और एक उच्च स्तर के नागरिक बन जाएंगे, एक उच्च स्तर के भारतीय बन जाएंगे। ठीक है, ये रही
आपकी लिबर्टी की बात। दूसरी है इक्वलिटी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब इस देश में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उनका स्टेटस इक्वल होगा। पहले कोई होता था महाराजा, राजाधिराज, ये सारे स्टेटस को खत्म कर दिया कि सब आदमी भारत के नागरिक रहेंगे, सबकी एक पहचान, इंडियन, भारतीय, सारे स्टेटस खत्म कर दिया। कोई राजाधिराज नहीं रहेगा, कोई महाराज नहीं रहेगा, सब भारतीय। और अगर किसी को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, किसी को इस देश में सेवा करनी है तो एक ही जरिया है, आप चुनाव लड़िए, आप जनप्रतिनिधि बनिए और जनता के बीच में जाइए, सेवा करिए, राज करिए। जो भी संविधान देता है अधिकार, जो भी इस देश की कानून व्यवस्था अधिकार देती है, उसके हिसाब से आप काम करिए। तो इन्होंने स्टेटस को भी हटा दिया, ऊंच नीच को हटा दिया, वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये संविधान आपको मानना है आप मानिए, आपको फ्रीडम है, लेकिन ये देश नहीं मानेगा। ये संविधान इक्वलिटी ऑफ स्टेटस देता है और इंश्योर करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, और इसको सभी के बीच में प्रमोट भी करता है ब्रदरहुड, भाईचारा। अब कोई ऊंच नीच नहीं, हम आपके सामने चेयर पे बैठे हैं, आप हमारे सामने भी चेयर पे बैठ जाएंगे। कोई किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, कोई ये भेदभाव नहीं कर सकता कि तुम्हारे सामने नीचे बैठो, ऊंचे बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। लेकिन आप अगर अपनी स्वेच्छा से कहीं बैठ रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जबरदस्ती आपसे ये काम कोई नहीं करवा सकता। अगर ऐसा करवाता है तो वो संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। अब क्या बोल रहे हैं कि हम ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाएंगे और साथ में इंडिविजुअल की डिग्निटी, जो गरिमा है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे एंड उसके साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता को भी हम प्रोटेक्ट करेगा ये संविधान। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो भी सजा होगी जुडिशरी के द्वारा उसको दी जाएगी। तो कहने का आशय ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश की एकता और अखंडता को विध्वंस करता है। और इस स्थिति में आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस देश के संविधान की है। कैसे? डिग्निटी का मतलब है कि भाई, जैसे हम त्रावणकोर का एग्जाम्पल दिए थे कि भाई निम्न जाति की महिलाओं को पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, की घटना है नांगेली देवी की, उसको आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो ये अधिकार उनको नहीं था। तो ये उस औरत की डिग्निटी पे प्रश्न था, उसकी गरिमा पे प्रश्न था। भाई वो कौन सा कपड़ा पहन के बाहर जाएगी, ये कोई और डिसाइड करेगा क्या? ये तो उस औरत की डिग्निटी है ना भाई, कि भाई वो पूरा कपड़ा पहन के जाना चाहती है, वो नहीं दिखाना चाहती है, कमर ऊपर का मतलब अपने अंग को ढक के रखना चाहती है, तो ये औरत की डिग्निटी है। कोई जबरदस्ती उसका डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी तरह से पुरुष अपने सर पे टोपी लगाएगा, साफा लगाएगा, नहीं लगाएगा, ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। तो उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का काम ये संविधान करता है। अगर पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो वहां पे जो ये प्रथा थी कि अगर शूद्र समुदाय का आदमी है तो यहाँ से पानी नहीं, जल, हवा, धरती, इस पे तो सबका अधिकार है, ये तो नेचर देता है, तो उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो ये भी उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। भाई वो नॉर्मल रोड पे चल रहा है तो उसके पीछे झाड़ू टांग दिया कि भाई वो उसके पद चिन्ह न रहे, ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ था। तो इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, उसके सामने वो जमीन पे थूके नहीं, क्योंकि थूकने से कुछ लोग अशुद्ध हो जाते थे, ये उसकी डिग्निटी पे प्रहार था, तो उसके सामने ये लगा दिया गया था। तो ये सारी चीजें इस संविधान के जरिए खत्म की गई और आपकी डिग्निटी को कोई हार्म ना करे, आपकी गरिमा को कोई हार्म ना करे, उसका प्रोटेक्शन ये भारत का संविधान देता है। तो हमारी स्पीच मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं
तो ये भारत का प्रियम्बल था। मुझे लग रहा है भारत के प्रियम्बल को हमने, भारत के संविधान का प्रियम्बल था, और इसको मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और आज के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, इस दिन संविधान पे चर्चा ना हो तो किस पे हो? तो मुझे लग रहा है कि संविधान पे ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम मालूम है अपने संविधान के बारे में, क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो उसको इंटरेस्टिंग भाषा में एक्सप्लेन, जिसको समझ में आता है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि सब लोगों तक संविधान की जानकारी पहुंचे और सब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, ताकि उनका जो है शोषण, जो इस देश का संविधान का मूल उद्देश्य है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, किसी का कोई शोषण ना करे और सबको बराबर अवसर मिले, और अपने अवसर के हिसाब से लोग अपनी जनरेशन का ग्रोथ करें और जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को सफल बनाएं और भारत को भी एक उत्तम राष्ट्र बनाएं। यही संविधान की मूल भावना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी संविधान जो है पढ़ोगे और उसके बारे में उन लोगों को बताओगे जिनको नहीं पता, जो पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि सबसे पहला, किसी भी देश के आप नागरिक हैं तो आपका 2 कर्तव्य सबसे पहला है। एक तो उस देश के लॉ ऑफ लैंड को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको उस देश का कानून पता होगा तभी आप उस देश के संविधान को मानेंगे। जब पता ही नहीं है तो क्या मानोगे? आप गलतियां करोगे, आपको दंड भी हो सकता है क्योंकि संविधान तोड़ोगे। तो पता रहेगा तो आप गलतियां नहीं करोगे। और अगर आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको संविधान पता ही नहीं है देश में क्या क्या आपको अधिकार मिलते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको शोषण हो रहा है। तो आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक को क्या क्या अधिकार मुहैया कराता है भारत का संविधान, उसकी जानकारी तब होगी जब आप इसको पढ़ोगे। और एक नागरिक होने के नाते आपके क्या मौलिक कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, उसकी भी जानकारी तभी होगी जब आप इस देश के संविधान को पढ़ोगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस संविधान में लिखी हैं, हमें अपनी अंतरात्मा भी बताती है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, कोई गलत काम होता है तो हमको अंदर से भी डर लगता है, नहीं? और जब सही करने जा रहे हैं तो अंदर से उत्साह और खुशी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ये संविधान बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग इस संविधान को पढ़ेंगे। आज के दिन फिर से मैं आप सभी को भारत की 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिन हम सभी पूरे देशवासी हर्षोल्लास के साथ इस देश के इस पर्व को मनाएं, और जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके त्याग को याद करें और उनको नमन करें। और साथ में जिन्होंने इस देश को इस लेवल तक पहुंचाया है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी याद करें, उनका धन्यवाद दें और उनको भी नमन करें। और हम सभी नागरिक मिलके भारत को एक अच्छा देश और दुनिया में नंबर 1 देश बनाने का प्रयत्न करें, ईमानदारी के साथ, ब्रदरहुड की भावना के साथ। किसी के साथ ना ईर्ष्या रखें, ना किसी के साथ द्वेष रखें, ना किसी को हम किसी आधार पे भेदभाव रखें। उम्मीद करते हैं कि हम सभी जो है अपनी एक पहचान रखेंगे एक भारतीय के रूप में, क्योंकि जब आप 2-3 पहचान रखते हो तो ये पहचान आपस में लड़ाई कराती है, जिस वजह से जितनी आइडेंटिटी आप अपनी छोटी करोगे उतना आपको लड़ाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे आपने अपनी आइडेंटिटी एक भारतीय के रूप में रखा तो हर भारतीय आपका भाई बहन या रिलेटिव नजर आएगा, तो आपकी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। तो जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठ के हम लोगों को एक भारतीय के रूप में इस देश में अपने कर्तव्यों और अधिकारों को निर्वहन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बनिए भाई।